तो हम लोग इतिहास पढ़ते पढ़ते मुझे लगता है आप लोग थोड़ा थक गए होंगे अब ना। नहीं हो गया था काम? हाँ बोला तो इसने। तो आप ठीक से देख लीजिए, मुझे अभी बहुत लंबे समय तक आपको मतलब झेलना तो मैं नहीं कहूंगा, ठीक है। पढ़ना होगा आपको, है ना अभी, ठीक है। ठीक से देख लीजिए, मुझे मैं जो पढ़ा रहा हूं वैसे ही पढ़ना होगा आपको, है ना। हम लोग गुप्त काल में एकदम आखिरी पड़ाव पे हैं हम लोग। अब थोड़ी सी कुछ बातें और रह गई हैं, अभी कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, और फिर हम लोग पूर्व मध्य काल में इन कर जाएंगे, है ना। यानी ऑफिशियली एंशिएंट हिस्ट्री आज कंप्लीट हो जाएगी आपकी, मतलब एंशिएंट इसको कहा जाता है। बट मैं पूर्व मध्य काल को भी इसी में लेकर चलता हूं हमेशा। तो उसमें भी 3-4 क्लासेस और, मतलब अभी 1200 ईस्वी तक का इतिहास फिर आपका कंप्लीट होगा। क्योंकि कल्चर वाला सेक्शन चल रहा है ना, तो इसमें मिडिवल इंडिया के भी कल्चर इसमें ऐड हो जाते हैं, है ना। और सभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी दोपहर का नमस्कार है एक बार फिर से। पता नहीं सब क्या क्या टाइप कर रहे होंगे, ठीक है। इनका तो अलग ही खौफ बना हुआ है, मतलब दीदी भैया, ठीक है। कल हम लोग लास्ट में बात कर रहे थे गुप्तकालीन स्थापत्य पे, याद है ना सभी को। गुप्तकालीन स्थापत्य में जो 2 एग्जाम्पल हमने लिया था वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव के लिए लिया था, इंफॉर्मेशन, उसका कोई खास रोल नहीं है। और जब कभी आपसे कहेगा गुप्तकालीन स्थापत्य के बारे में बताएं तो आपको जिक्र करना पड़ जाएगा उस वक्त स्तूप के बारे में और विहार के संदर्भ में। अभी हम लोग स्तूप पे तो बात कर लिए थे, हम कुछ खास था नहीं बात करने के लिए। विहार के जो रेफरेंस थे उस पर भी बात हो गई थी, है ना। बिहार में और भी एग्जाम्पल हैं, बट लिया था 2-3 एग्जाम्पल। अभी मंदिर की बात करेंगे हम लोग, है ना, ठीक। देखो भारत में जो हिंदू धर्म से संबंधित मंदिर कब से बनने लगे हैं इसका कोई एग्जैक्ट क्लैरिटी के साथ कहना बहुत मुश्किल है कि इस काल में बनना शुरू हुआ, मौर्य काल में या मौर्योत्तर काल में, ठीक है। आप इसको दावे से नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा माना जाता है कि मौर्योत्तर काल में मंदिर के साक्ष्य में मिलने लगते हैं, ठीक। किसको पहला मंदिर माना जाए ऐसा कुछ प्रमाणिक जानकारी नहीं है। बट मंदिरों की जो विशेषताएं होती हैं, खास करके उत्तर भारत में जिधर हम लोग रहते हैं अभी, जहां क्लासेस चल रही हैं, है ना, विंध्य पर्वत से ऊपर की तरफ, नर्मदा नदी से ऊपर की तरफ जो मंदिरों की सामान्य विशेषताएं होती हैं, पहली बार वो आकार शेप लेती हैं गुप्त काल में, ठीक। और पूर्व मध्य काल में वो बड़े पैमाने पर उसका विकास होता है, जिसे हम नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली के रूप में जानते हैं। और चूंकि उत्तर भारत में फिर इस्लामिक शासन आ जाएगा, लेकिन दक्षिण भारत में चोलों का और भी शासन रहेगा, विजयनगर वगैरह का, तो द्रविड़ स्थापत्य का विकास आगे भी जारी रहेगा। दक्षिण भारत में मंदिर स्थापत्य मध्यकाल में भी चलते रहेंगे, जारी रहेंगे। उत्तर भारत में तो ये सब आ जाएंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह, है ना। इधर रहने के लिए, खाने के लिए, उधर खाना नहीं मिलता था ना उनको ठीक से। अफगानिस्तान, मध्य एशिया वगैरह में सब अच्छी व्यवस्था नहीं थी, तो सब चले आएंगे इधर ही, शासक बन जाएंगे और फिर यहां पे वो थोड़ा आतंक फैलाएंगे। अब जब हम मंदिरों की बात करते हैं तो एक ऐसे ही अभी गुप्त काल के लिए एक छवि बना लेंगे दिमाग में आप मंदिरों को लेकर के, कि मंदिर भी प्लेटफॉर्म पर, चबूतरा पर बनाया जाता है, ठीक। मंदिर भी एक ऊंचे जगह पर बनाया जाता है, उत्तर भारत के जितने भी मंदिर होंगे, ठीक है। चबूतरा कह लो, जगती या अधिष्ठान। और जो मेन मंदिर होता है, ठीक है, जहां मुख्य देवता स्थापित किए जाते हैं, है ना, ठीक है, उसके लिए वर्ड अभी भी देखेंगे आप यूज किया जाता है गर्भगृह। क्योंकि हर चीज एक इवोल्यूशन के फेज से गुजरता है, ठीक है। मंदिर स्थापत्य भी इवोल्यूशन के फेज से गुजर रहा है ना। बट गुप्त काल में ही आपको शिखर दिखने शुरू हो जाएंगे। गुप्त काल में ही मंदिरों पे शिखर, यानी छत के जगह पे आपको रेखा वाले शेप में, पहले छत सपाट होता था फिर रेखा बनना शुरू हो जाएगा।
ठीक इसके ऊपर वाले हिस्से पे एक तस्तरी या कटोरा के आकार का रखा रहता है, उसे अम्लक कहते हैं, धातु का बना होता है। और इसके ऊपर वाले हिस्से में यहां पर कलश बना होता है प्रायः कई मंदिरों में। हमने स्थापत्य के साथ आपको हमेशा कहा है कि आपसे आर्किटेक्ट बनने की अपेक्षा नहीं है। सामान्यतः क्या विशेषताएं उत्तर भारत में, नागर शैली में भी सारी विशेषताएं होंगी जब हम आएंगे पूर्व मध्यकाल में तो। और हमने बता ही दिया एक बेस बना हुआ होता है जगती जिसे हम कहते हैं। फिर मंदिर में आप देखोगे प्रवेश द्वार भी तो होना ही होना है, तय है। ठीक, जब गर्भगृह है तो प्रवेश द्वार भी होगा। ठीक है, हम लिखेंगे, बस एक बार थोड़ा सा आइडिया आपको दे दे रहे हैं, हम लिख लेंगे इसको। आमतौर पे कोई भी मंदिर में नोटिस करिएगा प्रवेश द्वार पे ठीक बाहर में अलंकरण कुछ ना कुछ, शंख हो सकता है, कलश हो सकता है, कमल हो सकता है, स्वास्तिक के चिन्ह हो सकते हैं, गंगा यमुना की आकृति बनी हुई हो सकती है। ये सब शुभ माना जाता है, तो ये सब अलंकरण का पाठ प्रवेश द्वार पे। मान लीजिए यहां पे मूर्ति स्थापित है, ठीक, मंदिर में। आप नोटिस करेंगे मंदिर में जब जाते हैं, यदि व्यवस्था है तो चारों तरफ आप देखेंगे परिक्रमा, ठीक है, परिक्रमा पथ या प्रदक्षिणा पथ, या फिर ये जो गर्भगृह हो गया इस मंदिर के चारों तरफ आप देखेंगे प्रदक्षिणा पथ हो जाएगा। परिक्रमा तो करने की आदत है ही ना, सब बिना परिक्रमा के कहां कोई मानता है, मंदिर में जाता है तो क्या पता भगवान नाराज ना हो जाए, थोड़ा और कुछ कर लेते हैं, थोड़ा और कुछ कर लेते हैं, है ना, तो वो सब चीजें चलती रहती हैं। ठीक, अब ऑब्वियस है ऊंचाई पे जब होगा, चबूतरे पर जब होगा तो सीढ़ियां भी बनेंगी, और एकदम से ऐसा नहीं कि सीढ़ी से चढ़ते ही गर्भगृह में, आगे थोड़ा खुला सहन सा क्षेत्र होता है। किसी भी मंदिर में देखेंगे आप, आमतौर पे जब आप सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के जाएंगे तो चढ़ते ही मंदिर में प्रवेश थोड़ी कर जाते हैं, आगे कुछ खुला सा हिस्सा होता है, ओपन सा हिस्सा, ऊपर छत जैसे बने होते हैं, या खुला भी हो सकता है, छत भी हो सकते हैं, मंडप जिसे हम कहते हैं ना, वहां सब श्रद्धालु जो होते हैं एकत्रित होते हैं, है ना। मंडप को सपोर्ट करने के लिए खंभे स्तंभ भी बने होते हैं, मतलब पिलर भी बने होते हैं। मंदिर स्थापत्य की सब विशेषताओं में आता है। तो तभी हमने कल कहा था एक कॉमन एक आर्किटेक्चर हम केवल देख लेते हैं, एक थोड़ा ट्रेडिशनल बना हुआ हो तो ठीक ठीक हमें आइडिया लग जाता है उसके बारे में, है ना। और उसको हमें कभी भी मंदिर स्थापत्य पे, उत्तर भारत के मंदिर पे कभी भी सवाल होंगे, विशेषता लिखनी है तो हमें यही सब बातें बतानी होती हैं उसमें। जैसे स्तूप किसी भी काल का हो, लिख सकते हैं ना आप 6-7-8 लाइन, स्तूप क्या होता है, स्तूप के फीचर क्या होते हैं। तो हर स्थापत्य से संबंधित विहार हो, आप चार्ज की लाइन कभी भी बता सकते हैं, चैत्य हो आप बता सकते हैं, चैत्य संरचनात्मक गुफा को काटकर, ठीक है, बता सकते हैं उसको हम लोग बहुत आराम से, है ना। तो ऐसे वाले सिस्टम, तो कलश, अम्लक, शिखर, गर्भगृह, प्रवेश द्वार, ये सब मंदिरों की विशेषता। गुप्त काल में बड़ी संख्या में मंदिर बनाए गए। गुप्त शासक ब्राह्मण धर्म के संरक्षक थे, सभी शासकों ने, मैक्सिमम शासकों ने वैष्णव धर्म को, हम एक बार हिंदू धर्म पे बात करेंगे आपसे थोड़ा पूर्व मध्यकाल के चलते चलते बीच में रुक करके, वैदिक काल, गुप्त काल, बीच में क्या डेवलपमेंट हुआ, आगे क्या हुआ, एक पूरा हिंदू, कैसे जैसे बौद्ध धर्म का एक स्ट्रक्चर बना दिया आपको, जैन धर्म का स्ट्रक्चर बना दिया, वैसे एक हिंदू धर्म का भी स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। अभी हम हड़प्पा में हमने पढ़ा, वैदिक काल में हमने पढ़ा, गुप्त काल में भी कुछ पढ़ेंगे, पूर्व मध्य काल में पढ़ेंगे। हम सबको ऑर्गेनाइज करके हम एक स्ट्रक्चर बना देंगे कि कैसे देखना है इसको, ठीक है। तो मंदिर स्थापत्य लिखना शुरू करिए बाब, गुप्त काल में मंदिर स्थापत्य के बारे में। लिखें आप कि गुप्त काल को ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान, गुप्त काल को ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान के काल के रूप में भी
पुनरुत्थान के काल के रूप में भी याद किया जाता है। लेकिन अधिकांशतः गुप्त शासकों ने वैष्णव एवं शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया, एवं शैव धर्म के अनुयायी थे। संरक्षण तो किसी को भी दे रहे हैं। शैव धर्म के अनुयायी थे, वैष्णव एवं शैव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है। लेकिन इसका प्रभाव साहित्य, मूर्तियां एवं मंदिरों पर दिखा। साहित्य, मूर्तियां एवं मंदिरों पर दिखा। ठीक है। साहित्य, मूर्तियां एवं मंदिरों पर दिखा इसका प्रभाव। अब जैसे कल साहित्य हमने देखा है ना, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृतियां, ज्यादातर धर्म ग्रंथों का संकलन गुप्त काल में हुआ, तो वो साहित्य से जुड़ गया आपका। मंदिर अभी देखेंगे हम, ये तीनों को कनेक्ट कर देंगे तो इसको ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान काल क्यों कहते हैं, फिर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात ना सभी को? ऐसे प्रश्न भी इसको ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान काल के रूप में, धार्मिक सवाल नहीं पूछे जाते हैं यूपीएससी में इस तरह के। बट ऐसा नहीं कि पूछ दिया गया तो कोई गुनाह हो जाएगा। ठीक है, पूछे भी जाते हैं कभी कभी थोड़ा अलग तरीके से, बट क्यों कहते हैं समझने के लिए। तो ये सब डेवलपमेंट, इससे पहले आपको इस तरह का डेवलपमेंट दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है। अगला पॉइंट लिखे, इस काल में बड़ी संख्या में मंदिरों का निर्माण हुआ। इस काल में बड़ी संख्या में मंदिरों का निर्माण हुआ। लिखते चले जाएंगे कुछ मंदिरों का, जैसे तिगवा। अब पहले लिख लीजिए, जगह मैं बता दूंगा आपको, है ना। विष्णु मंदिर, तिगवा हो गया आपका विष्णु मंदिर। एरन, ये भी विष्णु मंदिर है। उदयगिरी, ये भी विष्णु मंदिर है, विष्णु के वराह अवतार। इस पे एक बार आईएएस प्री में सवाल आ चुका है, सिंपल सा सवाल आया था। भगवान विष्णु के 10 अलग अलग अवतारों की बात होती है। जब मैं हिंदू धर्म की बात करूंगा तो वो भी बता दूंगा। ठीक है। उसी में एक अवतार है वराह। जब संकट आया था तो कहा जाता है वराह के रूप में भगवान विष्णु ने अपने दांतों से पृथ्वी को उठा लिया था। ठीक। तो उदयगिरी में वराह मंदिर। किताबों में झांसी लिखा रहता है, अब डिस्ट्रिक्ट थोड़ा चेंज हो गया है। यहां पे दशावतार मंदिर, विष्णु के 10 अवतार हैं। देवगढ़ नामक जगह है ना। अब संभवतः डिस्ट्रिक्ट जो है ललितपुर हो गया है ना। तो उदयगिरी में वराह, एरन में विष्णु, तिगवा, झांसी में दशावतार मंदिर। ठीक। है ना। भूमरा, भूमरा में लिख लें आप शिव मंदिर। नचना कुठार, पार्वती मंदिर। एक और लिख लें आप सिरपुर, लक्ष्मण मंदिर। सिरपुर लक्ष्मण मंदिर। ठीक है। ये नीचे वाला जो है छत्तीसगढ़ में है। सिरपुर कहां पे है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। और
ये आपका एमपी में है, ठीक है, ये यूपी में आ जाएगा आपका, ऑब्वियस है ना। एक बार भूमरा नचना कुठार को मैं देखता हूं, संभवतः ये भी आपका यूपी में होना चाहिए, है ना, प्लेसेस जो हैं, ठीक है। तो जैसे गुप्त काल में बड़ी संख्या में मंदिर बनाए गए, ठीक, ये मैं आपको ऐड करवा दूंगा अभी थोड़ी देर में बात करते करते, ठीक है। तिगवा मध्य प्रदेश में पड़ेगा, विष्णु मंदिर, एरन विष्णु मंदिर, उदयगिरी विष्णु मंदिर, वराह अवतार है, झांसी में विष्णु के 10 अवतारों पे मंदिर है। विष्णु जी को देखेंगे आप, विष्णु जी की कभी भी तस्वीर देखेंगे आप, मूर्तियां जो बनी या कैलेंडर वगैरह में देखेंगे आप, 2 तरह की तस्वीर देखेंगे। एक आप देखेंगे प्राय स्टैंडिंग पोजीशन में विष्णु को, चतुर्भुज, 4 भुजाएं, ठीक है। एक एक बार आपको गूगल में सब तस्वीर ऐसे देखनी है, ठीक, 4 भुजाएं, एक में शंख होगा, एक में कमल होगा, एक में गदा होगा और एक में चक्र होगा। मुकुट होता है, ठीक है, कुंडल गलों में होगा, वस्त्र गले में हार होगा, कानों में कुंडल होगा, है ना। नॉर्मली स्टैंडिंग पोजीशन में देखेंगे तो विष्णु की ये मूर्ति आपको खूब दिखेगी, चित्र वगैरह, तस्वीर वगैरह आपको। एक विष्णु जी लेटे रहते हैं शेष नाग पर, ऐसा माना जाता है, पौराणिक मान्यता है कि सृष्टि के निर्माण से पहले विष्णु जी सो रहे थे शेषनाग के ऊपर। ऐसा हिंदू माइथोलॉजी में माना जाता है कि शेषनाग ने पूरे पृथ्वी का भार अपने सिर पे, एक इसको मतलब अनंत नाग भी कहा जाता है, इन्फिनाइट, मतलब इस तरह की क्षमता की बात माइथोलॉजिकल एक कहानी के तौर पर इसे देखा जाता है। कहा जाता है 1000 सिर हैं उस नाग के और पूरे पृथ्वी का बोझ उसने जो है, तो उनका ही आसन होता है जिसपे विष्णु आराम, आप देखो कभी लेटे हुए विष्णु को, ठीक है, एक पैर हल्का सा मुड़ा हुआ होगा, एक ऐसे होगा, चरणों के पास लक्ष्मी जी बैठी रहती हैं। एक तस्वीर आपको ये दिखेगी विष्णु जी की। शिव जी के बारे में देखोगे, जो फेमस बात करेंगे, एक तो शिवलिंग होता है जो हड़प्पा में या पीछे आपने देखा होगा, महापाषाण काल वगैरह में भी मिल रहे हैं हमें, और एक शिव जी की मूर्ति बनी होती है। प्रायः शिव की जो मूर्ति होती है आप देखेंगे आप, चटाएं तो होती उनके बाल में, चंद्रमा आपको दिख जाएगा, गले में कई बार सांप दिख जाएगा, यहां नीला सा, ठीक है, विषपान कर लिया था, है ना, ठीक है। मतलब आप देखोगे आमतौर पे त्रिशूल दिख जाएंगे उनके अपने जो अस्त्र हैं। तो एक एक बार ना ऐसे जो भी लोकप्रिय देवी देवता हैं, कृष्ण जी, जस्ट गूगल पे जाकर के कोई मूर्ति या कोई तस्वीर ऐसे थोड़ा सा देख करके कि इमेज फिर से कभी जरूरत पड़ सकती है लिखने में। जीएस में ऑब्जर्वेशन का बड़ा रोल होता है, ऑब्जर्वेशन वाले सवाल भी पूछ लिए जाते हैं। किताबी ज्ञान एक तरफ रह जाता है, अभी आजकल तो किताबी ज्ञान पूछा इस बार सारा, जो कॉपी में था सब वही पूछ लिया इस बार, ठीक है। पूछता है थोड़ा सा घुमा करके कि आप कितना ऑब्जर्व, आंख कान खुला रखते हैं कि आप एकदम आप भी सो गए हैं विष्णु जी की तरह, ठीक है। पार्वती जी ने उठाया सृष्टि का निर्माण करना, अच्छा सृष्टि का निर्माण करना है। कुछ माइथोलॉजिकल कथाएं हैं, देखो हम लोगों में वो परंपरा रही नहीं है, हम अपनी भी बात कर रहे हैं, बट हम जब छोटे थे तो थोड़ा बहुत यही सब किस्से कहानियां चलती थी गांव में, रामायण महाभारत। अब तो वैसे भी आप एकदम से प्योर स्मार्टफोन वाले युग के हैं, सुविधा आपको मिली हो या ना मिली हो अलग बात है, बट आप लोग जिस युग में हैं वो स्मार्टफोन का युग। स्मार्टफोन पे सुविधा ये है कि आप किसी भी चीज को एक्सेस कर सकते हैं, इन सब चीजों को भी बहुत आराम से, ठीक है। तो ये हो गया आपका कुछ प्रमुख मंदिरों की बात गुप्त काल में, ठीक। अगला पॉइंट लिखें आप, लिखे गुप्त काल में, गुप्त काल में गुप्त काल में मंदिर स्थापत्य का क्रमशः विकास हुआ। ठीक, ग्रेजुअली गुप्त काल में भी ऐसा नहीं हुआ जैसे सांची का एक मंदिर है ना, तो वो ऐसा नहीं हुआ कि एकदम से मंदिर डेवलप फॉर्म में आ गए। ये जो दशावतार मंदिर है ना, कलात्मक दृष्टिकोण से इसको बेस्ट माना जाता है गुप्त काल का,
कला के पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्किटेक्चर, मूर्ति, हर तरह से इसको बेस्ट माना जाता है, मतलब जितने भी मंदिर हैं उसमें, है ना। क्रमशः विकास हुआ। इसी में लिखे आप मंदिर स्थापत्य से संबंधित ब्रैकेट में कर लेंगे उत्तर भारत की ठीक है, नॉर्थ इंडिया की, है ना, मंदिर स्थापत्य से संबंधित सभी विशेषताएं इस युग में देखी जा सकती हैं, इस काल में देखी जा सकती हैं। ठीक है, जैसे करके अब आप लिखना शुरू कर देंगे। मैं लिखवा दे रहा हूं प्रॉपर, एक बार लिखा हुआ होना चाहिए, बाकी आकृति सामने है ही। जैसे करके लिखेंगे आप, जगती, है ना, जगती या अधिष्ठान, कोई भी शब्द आपको मिल जाएगा, या चबूतरा, जगती या अधिष्ठान या चबूतरा पर मंदिरों का निर्माण। ठीक है, चबूतरा पर मंदिरों का निर्माण। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए आप कि लिखेंगे आप कि ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों का भी निर्माण, ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियों का भी निर्माण। ठीक है, सीढ़ियों का निर्माण। लिखेंगे आप आगे, मुख्य देवता को गर्भगृह में स्थापित, मुख्य देवता को गर्भगृह में स्थापित किया जाता है, गर्भगृह। ठीक है, गर्भगृह में स्थापित किया जाता है। लिखें, प्रवेश द्वार पर अलंकरण, प्रवेश द्वार पर अलंकरण, ठीक है, अलंकरण। इसमें लिख लें ब्रैकेट में, अलंकरण में, अलंकरण में गंगा यमुना की आकृति, गंगा यमुना की आकृति तथा शंख स्वास्तिक, शंख स्वास्तिक, कमल इत्यादि की आकृतियां भी बनी रहती हैं। इत्यादि की आकृतियां भी बनी रहती हैं। करेक्ट, ठीक है, बनी रहती हैं। नेक्स्ट लिखें आप कि प्रारंभ में छत सपाट होती थी। अगला पॉइंट लिखें, प्रारंभ में छत सपाट होती थी, फ्लैट। ठीक है, लेकिन गुप्त काल में ही शिखर का निर्माण प्रारंभ हुआ। शिखर का निर्माण प्रारंभ हुआ। ब्रैकेट में लिख लें आप, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ठीक है, दशावतार मंदिर से शिखर के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं।
प्रथम साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, शिखर का निर्माण हो गया। आगे लिखें आप, शिखर के ऊपर अम्लक, शिखर के ऊपर ये लिखा हुआ आपका अम्लक, ये थाली या कटोरे के शेप का होता है अम्लक, एवं शीर्ष पर कलश को भी स्थापित किया जाता था। कलश को भी स्थापित किया जाता था। ठीक, अगला पॉइंट लिखिए, मंदिरों में लिखिए, मंदिरों में प्रदक्षिणा पथ परिक्रमा जो होता है, प्रदक्षिणा पथ का भी निर्माण किया जाने लगा। प्रदक्षिणा पथ का भी निर्माण किया जाने लगा। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, गुप्त काल में ही पंचायतन शैली में भी मंदिरों का निर्माण होने लगा। पंचायतन शैली में भी मंदिरों का निर्माण होने लगा। पंचायतन शैली में क्या होता है, जैसे मान लो ये पूरा एक प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक, तो एक जो है मुख्य मंदिर बन गया आपका। ठीक, पूरा चौकोर सा प्लेटफॉर्म हो गया मान लीजिए, या गोलाकार, कहीं गोलाकार होता है कहीं चौकोर, प्रायः चौकोर होता है जो चबूतरा बनता है। बीच में एक मुख्य मंदिर हो गया, तो बाकी चारों कोनों पर 4 छोटे छोटे मंदिर, यानी 5 मंदिर, एक मुख्य मंदिर और 4 मंदिर, और देवी देवताओं को भी उसमें स्थापित। ठीक है, तो पंचायतन मतलब एक तरह से एक मुख्य मंदिर और 4 सहयोगी मंदिर, छोटे मंदिर। ठीक है, उसी परिसर में, उसी चबूतरा पर। ठीक, तो गुप्त काल में पंचायतन शैली में भी मंदिरों का निर्माण होने लगा। ठीक है, तो अब जैसे आपसे कहा जाए, अभी हम लोग पढ़ेंगे पूर्व मध्यकाल में नागर शैली। तो नागर शैली की क्या विशेषता है, तो ये सारी विशेषता है नागर शैली। तो फिर इसको अभी नागर क्यों नहीं कहते हैं, अभी नहीं कहा गया है, लेकिन ये सारी विशेषताएं, उसमें कुछ चीजें और ऐड हो जाएंगे। उत्तर भारत में कहीं भी जाएंगे, उत्तर भारत में मंदिरों का निर्माण इसी तरीके से, इसी शैली में हुआ है। ठीक, इसके पीछे फिलोसफिकल एस्पेक्ट क्या है, क्या सोच काम करती है, मैं पूर्व मध्यकाल में चर्चा करा ले जाऊंगा। अभी हम नॉर्मली जैसे चल रहे हैं वैसे चल रहे हैं। एक बार रुक करके, जैसे स्तूप के पीछे क्या कॉन्सेप्ट था हमने बताया, चैत्य के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, मंदिर के पीछे सेम कॉन्सेप्ट है, पूजा। कुछ व्यवहारिक बातें भी हमें इस तरह की ध्यान रखनी है ना। ठीक, वो मैं आपको डिस्कस करा ले जाऊंगा। आपको मैं थोड़ा और मंदिरों के बारे में जान लें। मेन तो नागर, द्रविड़ और बेसर है, जब वो जान लेंगे आप तो कंप्लीट जानकारी आपके पास हो जाएगी मंदिरों के बारे में। 25, 30, 40 मंदिरों के बारे में फेमस जानकारी और शैली के बारे में जानकारी, उससे संबंधित आइडियाज भी लग जाएंगे आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपका मंदिर स्थापत्य। अब जैसे अभी कभी कह देगा स्थापत्य के क्षेत्र में गुप्तों के योगदान को बताएं, तो हमने क्या देखा, विहार स्तूप की परंपरा चलती रही, जारी रही, और इस दौर में बड़ी संख्या में मंदिरों का निर्माण किया गया। ठीक है, तो विहार और स्तूप तो पहले से बन रहे हैं, मंदिरों की शुरुआत किसने की, गुप्तों ने की, और उन सारी विशेषताओं से युक्त मंदिर है जिसे आगे चलकर नागर शैली। इनमें से अधिकांशतः मंदिर आज भी मौजूद
तो मंदिर स्थापत्य को शेप देने का काम किस दौर में हुआ? गुप्त काल में। तो किसका योगदान हो गया? गुप्तों का योगदान। ये मंदिर आज भी ऐसे मौजूद हैं, आज भी इनका बड़ा आकर्षण है धार्मिक दृष्टिकोण से, पर्यटन के दृष्टिकोण से। यानी मंदिर आप देखोगे वो मंदिर आज भी किसी न किसी रूप में हमारे समाज में मौजूद है, सुरक्षित है। मैक्सिमम मंदिर, धार्मिक स्थल सुरक्षित क्यों रह जाते हैं? सिंपल सा लॉजिक है इसका। धर्म के प्रति आस्था रहती, लोग तोड़ फोड़ ज्यादा नहीं करते हैं, कहीं पाप वाप ना लग जाए, इस टाइप का जो कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है ना। बाकी इमारतें टूट फूट जाती हैं, बट धार्मिक स्थल सुरक्षित रह गए उस दौर से भी, श्रद्धा के कारण। वो कुछ शासक ही वैसा होता था उल्टा पुल्टा, चलो स्तूपों को तोड़ देना है ना, चलो मंदिरों को तोड़ देना है। तो कुछ सनकी शासक हैं, ठीक है, पागल ही कहा जाएगा उनको, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे शासकों का नाम भी मिलता है समय समय पे, है। आम पब्लिक तो नुकसान नहीं पहुंचाती है, मतलब पूजा स्थल को। अभी अभी हम लोग क्या बात करेंगे? गुप्त युग में चित्रकला की भी बात करेंगे हम लोग। लिखें आप, चित्रकला। ये ऐसा करते हैं, पहले मूर्ति कला कर लेते हैं, फिर चित्रकला लेते हैं। मंदिर हो गया तो साथ साथ मूर्ति कला की बात कर लेते हैं। लिखें, इस काल में भी ठीक है ना, कि इस काल में भी बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण बड़ी संख्या में जारी रहा। लिखिए, इस काल की विशेष चर्चा हिंदू धर्म से संबंधित मूर्तियों को लेकर होती है। इस काल की विशेष चर्चा ठीक है, मंदिरों को लेकर होती है, मूर्तियों को लेकर होती है, हिंदू धर्म से संबंधित मूर्तियों को लेकर होती है। ठीक, अगला पॉइंट लिखें, विष्णु, शिव, पार्वती, लक्ष्मी, गणेश इत्यादि देवी देवताओं से संबंधित पत्थर से निर्मित मूर्तियों के साक्ष्य मिलते हैं। पत्थर से निर्मित मूर्तियों के साक्ष्य मिलते हैं। साक्ष्य मिलते हैं। लिखें आप कि उदयगिरी पहाड़ी, इसी में लिखें उदयगिरी पहाड़ी में वराह अवतार की मूर्ति में वराह अवतार की मूर्ति में वराह अवतार की मूर्ति में दांत पर पृथ्वी को उठाए हुए दिखाया गया है। दिखाया गया है। लिखिए, सामान्यतः, अगला पॉइंट लिखेंगे, सामान्यतः
विष्णु को मूर्तियों में चार भुजाओं के साथ मुकुट हार एवं कुंडल इत्यादि के साथ निर्मित किया गया है। नेक्स्ट लिखें आप कि एक मुखी शिव की मूर्ति, एक मुख वाले शिव की मूर्ति में शिव को जटाजूट धारण किए हुए जटा धारण किए हुए कौन लिखेंगे? पीछे चंद्रमा, अर्धचंद्र कौमा लिखेंगे आप कानों में कुंडल, के साथ प्रस्तुत किया गया है। ये भूमरा का शिव मंदिर है, उसके बारे में ये कुछ बातें बता रहा हूं मैं आपको। इसको ना बैठ करके वो याद नहीं करना आपको, एक बार लिखवा दिया एक बार सुन लिया वाली बात है, ठीक है। शिव जी की मूर्ति है तो भूमरा वाला फेमस है, उस मूर्ति के ये खास है। दशावतार वाली मूर्ति की ये खास बात है। एक बार इसे लिख के छोड़ दिया, याद नहीं रखना आपको, एकदम कॉन्सेप्ट बनाए रखना है। तो ऐसे आप देखोगे देवी देवताओं की मूर्तियां आपको मिल रही है इस काल में, क्योंकि ठीक ठाक मंदिर बने हैं तो मूर्तियां भी बनेंगी उसमें। अगला पॉइंट लिखें आप, देखिए इस काल में मथुरा एवं सारनाथ से पत्थर से निर्मित ठीक है, पत्थर से निर्मित बुद्ध की मूर्ति एवं बिहार के भागलपुर से कांसे से निर्मित बुद्ध की मूर्ति मिली है। ठीक है, अब देखो बुद्ध की मूर्ति है तो आप अपनी तरफ से स्टैंडिंग, सिटिंग, हाथों की मुद्रा, ये सब प्रमुख मूर्तियां तो बहुत सारी मिली हैं, ये प्रमुख मूर्तियों की बात कर रहा हूं मैं। ठीक, वही हाथों की मुद्राएं, धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अंजलि मुद्रा, अभय मुद्रा, जो हमने बताया था कुछ कॉमन पॉइंट जो कभी भी राइटिंग में जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि मथुरा और सारनाथ से प्राप्त जो बुद्ध की ये बड़ी बड़ी दो पत्थर की मूर्तियां हैं, उसमें फिर एक बार सिर पे बाल हैं, कानों पे बाल हैं, मूछें हैं, आभा मंडल भी है, यानी गंधार और मथुरा का एक तरह से मिक्सचर है। याद है गंधार के सारे फीचर थे ये, मथुरा में क्या था, बाल ही नहीं है, कपड़े ही नहीं है, साधु के बीच में बुद्ध को दिखाया गया, प्राय अपवाद थे। बट गुप्त काल में हम क्या थे, जो बड़ी बड़ी मूर्तियां बनी, दो विशालकाय मूर्ति है दोनों, ये दोनों मूर्तियों में खास बात क्या है, दोनों का मिक्सचर दिखाई पड़ेगा। इसे में लिख लें आप, सारनाथ एवं मथुरा की मूर्तियां आभा मंडल के साथ साथ
आभा मंडल के साथ साथ सारनाथ एवं मथुरा की मूर्तियां आभा मंडल के साथ साथ, इसे में लिखेंगे आप आभा मंडल के साथ साथ, लिखें गंधार एवं मथुरा शैली की विशेषताओं से युक्त हैं। गंधार एवं मथुरा शैली की विशेषताओं से युक्त हैं। ठीक है, एक्सप्लेन नहीं करना था, एक्सप्लेन करना तो मैं खुद करा देता आपको। मूर्ति कला जब भी पूछेगा तो मौर्योत्तर काल में पूछेगा, गुप्त काल में अलग से कभी नहीं आने वाला है। जब भी आएगा तो कला करके आए, गुप्त काल का कला के क्षेत्र में योगदान, इतना लिखने का मौका नहीं मिलेगा आपको, है ना। कुछ चीजें ना, जैसे हर सब्जेक्ट का अपना एक नेचर, जैसे गुप्त काल का अपना एक नेचर है, टॉपिक का, सब्जेक्ट का नेचर होता है, टॉपिक का नेचर होता है, उस टॉपिक क्यों जाना जाता है इस काल को, उस टॉपिक में क्या क्या खास बात है। तो सामान्य अध्ययन को भी पढ़ने में हम लोग ये ध्यान रखते हैं, जैसे मूर्तिकला गंधार मथुरा ही पूछेगा आपसे, नहीं तो जनरल पूछेगा आपसे। ऐसे कह देगा कि प्राचीन काल में गुप्त काल तक मूर्ति कला के विकास के विभिन्न चरणों को बताएं। सुन रहे हैं ना आप सभी लोग, मैंने क्या बोला सुनाई पड़ रहा है ना आपको। अब वो वक्त आ गया है जब पूरा वर्टिकल आपको मैं बताऊंगा, है ना। कह देगा गुप्त काल तक मूर्ति कला के विकास के विभिन्न चरणों को बताएं। सबसे पहले आपने कहां पढ़ा, हड़प्पा काल में, एक चरण हो गया, पहला चरण। फिर आपने कहां पढ़ा, मौर्य काल में, दूसरा चरण। फिर आपने कहां पढ़ा, मौर्योत्तर काल में, तीसरा चरण। फिर आप कहां पढ़ रहे हैं, गुप्त काल में, चौथा चरण। ठीक है, तो क्लास नोट्स को क्यों याद रखने के लिए मैं इतना ज्यादा कहता रहता हूं, ऐसे सवाल बहुत एक्सपेक्टेड हैं। हम ये मान के चलते हैं ना, नहीं, हिस्ट्री में क्या होता है कि बहुत मौका होता है कहीं भी टहलने का, आप किधर भी निकल जाएंगे, आप पढ़ते पढ़ते किसी दिशा में भटक जाएंगे आप। ठीक है, तो जो यूनिवर्सिटीज वगैरह के जो पैटर्न होते हैं और जो थोड़ा कॉमन सेंस बेस होता है क्वेश्चन, जो यूपीएससी का पैटर्न है, उसमें कई चीजें कभी कभी मिलती हैं। जैसे यहां डीयू का जो पैटर्न है, एक एग्जाम्पल के तौर पे, या इलाहाबाद, पटना, राजस्थान विश्वविद्यालय की बात करें, जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं नॉर्थ इंडिया के, वहां एक पैटर्न है, इस तरह के सवाल आपके आ सकते हैं। और पीवाईक्यू में भी देखेंगे आप ऐसे सवाल, अभी जीएस में तो नहीं आया है, बट कुछ क्वेश्चन ऑप्शनल के ऐसे होते तो जीएस ओरिएंटेड होते हैं। जैसे बुद्ध के स्तूप में जीएस पर एक सवाल आया था आज से 6-7 साल पहले, इस बार ऑप्शनल में हूबहू वही सवाल आ गया। उसके पहले ऑप्शनल में वो सवाल कभी नहीं पूछा गया था, वो क्वेश्चन ही हूबहू इस बार ऑप्शनल में रिपीट। तो कभी कभी ऐसा होता है, कल्चर वाले क्वेश्चंस के रिपीट होने की संभावनाएं भी रहती हैं। ठीक है, तो मूर्तिकला हो गया। अब आप लिखें चित्रकला। चित्रकला अब आपको याद होगा चित्रकला हम पढ़ते कैसे हैं, शुरू में आपको बताया था हमने, एक बेस के आधार पर इसको हम लोग भित्ति चित्र या लघु चित्र कहते हैं। याद है ना सभी को, दीवारों पर है, छत पर है, भित्ति चित्र। ठीक है, कपड़ों पे, कागजों पे, इन सब पे बना हुआ है तो लघु चित्र कहते हैं उसको। किस काल का है, ठीक, अक्सर हम लोग इसकी बात करते हैं, हम लोग, है ना। संरक्षक कौन है, वेरी गुड। किस प्लेस से साक्ष्य मिल रहे हैं, ठीक है। रंग ब्रश वगैरह का क्या यूज किया गया है, सब्जेक्ट और महत्व। नॉर्मली हमने स्ट्रक्चर बताया था आपको, ठीक है। कभी भी चित्रकला, चूंकि एंशिएंट इंडिया में चित्रकला के टुकड़ों में साक्ष्य, पाषाण काल हमने पढ़ लिया, उसके बाद हमने पढ़ा ही नहीं, अब पढ़ने जा रहे हैं। मुगल काल में अच्छे खासे साक्ष्य मिलेंगे आपको, मतलब चित्रकला के बारे में।
तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, ये सारे पॉइंट्स होते हैं जिसके बारे में हम ध्यान कभी भी कहीं भी रखते हैं। ठीक है, ये खाका बनाया था, कभी किसी काल के बारे में राइटिंग करनी हो तो आपको स्ट्रक्चर, जैसे अभी ऑप्शनल में पूछा मालवा चित्रकला के बारे में, वो मिश्रित शैली है, बहुत कम जीएस में नहीं पढ़ना होता है, और नॉर्मली किताबों में नहीं मिलेगा आपको मालवा पेंटिंग करके अलग से उस तरह से उस नाम से। ठीक है, बट है उसके बारे में भी जानकारी है ना। अब मान लो किसी बच्चे को कुछ भी नहीं पता है मालवा चित्रकला के बारे में, ठीक, कुछ भी नहीं पता है, एटलीस्ट वो समझ तो सकता है भित्ति चित्र है कि लोग किस काल का है, संरक्षक कौन है, प्लेस, रंग, सब्जेक्ट नहीं पता, काल नहीं पता, कोई बात नहीं। खाका क्या करता है, हमें स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है, कैसे हमें लिखना है। ये ढांचा हमेशा आपको हेल्प करता रहेगा, हर जगह हमने स्ट्रक्चर बना दिया था, है ना। अब देखिए यहां पे चित्रकला की बात करते हैं तो यहां पे दो तरह के चित्रों की बात होती है, एक अजंता से चित्रों की बात होती है और एक बाघ की गुफाएं हैं। ठीक, अजंता है आपका महाराष्ट्र में वघोरा नदी के तट पे है, किनारे है, और बाघ की गुफाएं जो है ये मध्य प्रदेश में है, और ये भी कम नहीं है, बाघिनी नदी के किनारे है। ठीक है, बाघिनी नदी के किनारे है ना। ठीक है, दोनों क्या है आप देखोगे, गुफा चित्रकला का, केव पेंटिंग का एग्जाम्पल है। दोनों क्या है, गुफा चित्रकला का उदाहरण है। ठीक, पहाड़ों को काटकर गुफाएं बनाई गई और उससे संबंधित चित्र हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, पहले अजंता की बात करते हैं। स्टार्ट करें हम लोग, अजंता की बात करें। ठीक है, लिखें आप अजंता के बारे में। लिखें कि महाराष्ट्र में स्थित अजंता की पहाड़ियों से, ब्रैकेट में लिख लेंगे लगभग, मतलब लगभग नहीं, 29 या 30 कर लीजिएगा, दोनों आंकड़े किताबों में दिए रहते हैं। अजंता की पहाड़ियों से, ठीक है, पहाड़ियों से लिखें 29 या 30, ठीक है, लिख लिया आपने, 29 या 30 विहारों के साक्ष्य मिलते हैं। इनका संबंध हीनयान एवं महायान दोनों संप्रदायों से है। दोनों संप्रदायों से है। लिखें इन्हीं पहाड़ियों से कुछ चैत्यों के भी साक्ष्य मिलते हैं। कुछ चैत्यों के भी साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, कुछ चैत्यों के भी साक्ष्य मिलते हैं। तो देखो विहार भी मिल रहा है अजंता से, चैत्य भी मिल रहा है अजंता से। लिखें कुछ विहारों, कुछ फ्यू विहारों से चित्रकला एवं मूर्तिकला के भी साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो अजंता से हमें क्या क्या मिल रहा है देखेंगे आप, विहार, चैत्य यानी स्थापत्य हो गया, मूर्तिकला, चित्रकला। ठीक, लेकिन हालांकि
चित्रकला को लेकर अजंता की विशेष तौर पर चर्चा होती है। विशेष तौर पर चर्चा होती है। कलात्मक महत्व के कारण ही कलात्मक महत्व के कारण ही अजंता को 1983 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया। ठीक है, एक छोटा सा हमने अजंता का परिचय ले लिया। परिचय इस मकसद से दिया ताकि आपको यह पता रहे यहां पे स्थापत्य भी है, मूर्तिकला भी है और चित्रकला भी है। ठीक, विहार भी है, चैत्य भी है, मूर्तियां भी हैं और पेंटिंग। अब हम पढ़ने जा रहे हैं चित्रकला के बारे में। ठीक है, लिखें आप चित्रकला। चित्रकला में कुछ पॉइंट्स लिख लेंगे आप। लिखें, अजंता की चित्रकला का संबंध दूसरी सदी ईसा पूर्व से लेकर ठीक है, लेकर 7वीं सदी ईसवी से है। तो अजंता की पहाड़ियों में कहा जाता है लगभग 800 वर्षों तक अलग अलग दौर में चित्रों का निर्माण, विहारों का निर्माण होता रहा है। ऐसा नहीं किसी एक काल में। अब देखो, दूसरी सदी ईसा पूर्व का मतलब क्या हो गया? सातवाहन की बात की जाएगी। ठीक, अगला पॉइंट लिखें इसमें आप। राजवंश के दृष्टिकोण से देखें, तो सातवाहन, वाकटक, गुप्त एवं वातापी के चालुक्यों, इसके बारे में पढ़ाया नहीं है अभी। वातापी के चालुक्यों के काल में ठीक है, वातापी के चालुक्यों के काल में अजंता की पहाड़ियों में कला का विकास जारी रहा। ठीक है, कला का विकास जारी रहा। यानी हमने काल की बात कर ली मोटे तौर पे, या जो राजवंश रहा है उसकी बात हमने कर ली एक बार कि हाँ इस फेज में इसका विकास हुआ है। ठीक, अगला पॉइंट लिखें। चूंकि अजंता के चित्र गुफाओं के दीवारों एवं छतों पर चित्रित हैं, इसलिए इसे भित्ति चित्र की श्रेणी में रखते हैं।
ठीक है, भित्ति चित्र की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, लिखें अगला पॉइंट, चित्र निर्माण से पूर्व, चित्र निर्माण से पूर्व चित्रों के लिए, चित्रों के लिए दो प्रकार से दीवारों को तैयार किया गया, दो प्रकार से दीवारों को तैयार किया गया। दीवारों को तैयार किया गया, लिख लेंगे आप फ्रेस्को, फ्रेस्को, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आप, गीले प्लास्टर, गीले प्लास्टर पर चित्र, है ना। ठीक, टेम्पेरा, यहां ब्रैकेट में लिखेंगे आप सूखे प्लास्टर पर चित्र। ठीक है, फ्रेस्को, फ्रेस्को गीले प्लास्टर पर और टेम्पेरा सूखे प्लास्टर पर। ठीक है, दीवारों को पहले तैयार कर दिया जाएगा, सुखा दिया जाएगा, फिर चित्र बनाए जाएंगे। ये गीले प्लास्टर पर ही चित्र बनाए जाएंगे। मेथड है, ठीक है, बनाने का प्रोसेस है, इसमें घिसावट करना, लेप लगाना, हटाना, इस तरह का मेथड होता है इसमें। ठीक है, आपको याद होगा भीमपेटिका में जब मैंने बताया था, आपको क्या कहा था, जैसे पत्थर हैं उसी पे बना दिए गए। ठीक, उसमें कुछ भी उसको तैयार नहीं किया गया। यहां चित्र बनाने के पहले दीवारों को तैयार किया गया है। तो ये भित्ति चित्र का उदाहरण है और आपको ये मेथड दिखेंगे आपको। ठीक, अगला लिखें आप, अजंता के प्रारंभिक चित्रों में आम जनजीवन, आम जनजीवन, प्राकृतिक विषयों, प्राकृतिक विषयों का मतलब पर्वत, पठार, नदियां, जंगल, जीव जंतु, है ना। आम जनजीवन, प्राकृतिक विषयों एवं राज परिवार से संबंधित, एवं राज परिवार से संबंधित चित्र मिलते हैं। ठीक, देखिए इन चित्रों का संबंध सातवाहन काल से माना जाता है। इन चित्रों का संबंध सातवाहन काल से माना जाता है। ठीक है, इन चित्रों का संबंध सातवाहन काल से माना जाता है। ठीक है, इसी में अगला पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे आप, लिखिए वाकटक एवं गुप्त काल में गुप्त काल में बौद्ध धर्म से संबंधित अधिकाधिक चित्रों का निर्माण हुआ। बौद्ध धर्म से संबंधित अधिकाधिक चित्रों का निर्माण हुआ। लिखें इनमें कुछ प्रमुख चित्र हैं। इनमें कुछ प्रमुख चित्र हैं। बुद्ध का महाभिनिष्क्रमण, बुद्ध का महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग जो था, महाभिनिष्क्रमण, कौमा, उपदेश देते हुए, उपदेश देते हुए, कौमा,
राहुल के द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण करना, राहुल के द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण करना, कौमा, माता एवं शिशु, एक बच्चा है, बालक है, माता एवं शिशु तथा मरनासन राजकुमारी का चित्र, तथा मरनासन राजकुमारी का चित्र, मरने से पहले वाली अवस्था, जैसे मृत्यु होने वाली है ना, मरनासन राजकुमारी का चित्र। ठीक है, आगे लिखें आप। लिखें, गुप्त काल के पश्चात, गुप्त काल के पश्चात के चित्रों में प्रमुख है मार विजय। मैं भी बताता हूं इसके बारे में। पद्मपाणि अवलोकितेश्वर, ये आप सभी लोग जानते होंगे, है ना। पद्मपाणि अवलोकितेश्वर, गुप्त काल के बाद के चित्रों में प्रमुख है मार विजय, कौमा, पद्मपाणि अवलोकितेश्वर। देखें, चालुक्य शासक पुलकेशी द्वितीय के द्वारा फारस के राजदूत, चालुक्य शासक पुलकेशी द्वितीय के द्वारा फारस यानी ईरान, फारस के राजदूत के स्वागत का चित्र, फारस के राजदूत के स्वागत का चित्र। ठीक है, इत्यादि। एक बार प्रीलिम्स में यह भी पूछा है पद्मपाणि अवलोकितेश्वर के बारे में। क्वेश्चन ऐसा था कि आपके बारे इसके बारे में जानकारी होगी अजंता को लेकर के, तो आप आसानी से उसको सॉल्व, आईएएस की बात कर रहा हूं मैं, पेपर जब एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कभी इजी सवाल होते हैं, कभी टफ। इजी तो मतलब इसलिए कि प्लानिंग में आ जा रहा था, तब मैं कह रहा हूं, ऐसे इजी तो कुछ नहीं होता है। ठीक है, जो चीज प्लानिंग में फिट बैठ गया उसको हम आसान कह देते हैं। ठीक है, जो प्लानिंग के बाहर है, बट हाँ प्लानिंग करने में हमने तमाम किताबों को, सोर्स का ध्यान रखा है कि क्या प्लानिंग कर रहे हैं हम। तो अजंता की चित्रकला की पूरी दुनिया में चर्चा होती है, तो कौन कौन से लोकप्रिय चित्र हैं वो जरूर जानना चाहिए। तो सारे लोकप्रिय चित्र का नाम इसमें आ गया है। अब कहीं कहीं गुफा संख्या लिखी रहेगी, गुफा संख्या का कोई रोल नहीं है आपके एग्जाम में। गुफा संख्या 9-10 में ये मिला है, 15-16 में ये मिला है, 1 में ये मिला, तो वो बहुत टेक्निकल हो जाता है, वो काम आर्कियोलॉजिस्ट का है। ठीक है, वो आर्कियोलॉजिस्ट का काम है। हाँ, प्राचीन कौन सा है, मध्य में कौन सा है, परवर्ती कौन सा है, ताकि हम चित्रों की विकास यात्रा को थोड़ा हम नोटिस कर सकें। अगला पॉइंट लिखें आप। लिखें, जातक कथा से संबंधित विषयों को भी, जातक कथा से संबंधित विषयों को भी खूबसूरती से चित्रित किया गया है, खूबसूरती से चित्रित किया गया है। ठीक है, से चित्रित किया गया है ना, जातक कथा से संबंधित चित्रों को भी, है ना। जातक कथा आपको याद है ना, त्रिपिटक याद है, नाम सुना है। कौन कौन से पिटक हैं? विनय पिटक और अभिधम पिटक। शुद्ध पिटक में क्या है? भगवान बुद्ध के उपदेश हैं। कितने निकायों में बटा हुआ है? 5 निकायों में। कौन कौन से हैं वो? मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय।
खुद्दक निकाय में 15 ग्रंथ हैं, उसमें कुछ ग्रंथों की बात की थी जिसमें एक जातक कथा है। कहां प्लेस है जातक? इसमें क्या है, बुद्ध के पूर्व जन्म की इतिहास को समझने में ना जातक साहित्य का बहुत बड़ा रोल है। कहानियों के माध्यम से बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार किया जा रहा है इसमें। ठीक, बुद्ध सब मानते नहीं थे और अब लिख दिया गया, बुद्ध हैं, ठीक है, किताब लिखने वालों को क्या था, है ना। तो जातक कथाओं को भी बड़ा महत्व दिया गया जब चित्र बनाए गए यहां पे। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखें इसी में, अजंता के चित्र, अजंता के चित्र मनोभावों एवं रंगों ठीक है, मनोभावों एवं रंगों को लेकर भी विशेष चर्चा में रहती है। लेकिन जैसे महाभिनिष्क्रमण में, जैसे महाभिनिष्क्रमण में, महाभिनिष्क्रमण तो सुना ही हुआ है सभी को, महाभिनिष्क्रमण में वैराग्य क्या भाव। अब ये मैं आपको एक्टिंग करके नहीं बता पाऊंगा वैराग्य का भाव कैसा होता है। लेखक बता रहे हैं जैसे सब कुछ छोड़ने का भाव होता है ना, सब कुछ छोड़ रहे हैं, किसी चीज में हमारा लगाव, अब कोई राग नहीं है, छोड़ रहे हैं अब हम। तो बुद्ध जो है गृह त्याग कर रहे हैं। ये क्या आ रहा है, अच्छा कुछ था क्या, नहीं ना, वहां राग था, ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं वैराग्य। तो बुद्ध सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं ना, तो छोड़ के जाने पे जो भाव होता है वो भाव आप देख करके तो बहुत टफ काम होता है चित्रकारों के द्वारा उस भाव को चित्रित करना। जैसे आपके भाव यदि चित्रित किए जाएंगे, मतलब सपोज दैट, ठीक है, तो एक कौतूहल का भाव हमेशा होगा उसमें, ठीक, उत्सुकता का भाव, एक द्वंद्व का भाव, संशय का भाव, एक उत्साह का भाव। छात्र किस किस अवस्था से गुजरते हैं, ठीक है, डिप्रेशन तो मैं नहीं बोलूंगी आजकल ये नया शब्द सभी यूज कर देते हैं, पर पढ़ते पढ़ते में डिप्रेस, पता नहीं कैसे लोग डिप्रेस हो जाते हैं, ठीक है। अब जिस इस अवस्था से अब जो कलाकार चित्र बनाएगा ना आपको देख करके, वो सभी भावों को चेहरे पे वो अभिव्यक्त, तो जो कलाकार होते हैं वाकई कलाकार होते हैं, ठीक है। तो जैसे निष्क्रमण के क्षेत्र में वैराग्य का भाव, ठीक है, कौमा देके लिखे आप इसी में, लिखे राजकुमारी के चित्र में विरह, बिछड़ने का भाव, ठीक है, मतलब अब मैं चली दुनिया छोड़कर, चेहरे पे वो भाव है मरणासन राजकुमारी में, बिछड़ने का भाव, विरह का भाव। इसी में लिखें आप माता एवं शिशु के चित्र में वात्सल्य भाव, मां का जो प्यार होता है बच्चों के प्रति, वात्सल्य भाव, ठीक है। अब सोचो कितना टफ काम है, क्यों अजंता की इतनी चर्चा होती है, तो पहाड़ियों में बना, बहुत बना पहाड़ियों में। अजंता की जो सबसे खास बात है, चर्चा जो होती है उसमें एक बहुत बड़ा रीजन है, बहुत खूबसूरती से चित्रों को प्रेजेंट करना, जैसे जीवंत महसूस होंगे चित्र, आपको लाइवली से प्रतीत होंगे, वो भी हजारों साल के बाद, ठीक, वो भी हजारों साल के बाद। तो क्यों इतनी चर्चा होती है, मनोभावों के कारण। चित्रों को जिस तरह से प्रेजेंट, चित्रकला की तारीफ कब होती है, जैसे आपको कोई चित्र बनाए और बना दे वो, ठीक है, वो आपको प्रेजेंट कर दे, तब लगता है वाह क्या इसने जो है कलाकार है भाई ये। तो मनोभावों के कारण जनता की चर्चा इतनी क्यों होती है। इसी में लिखें इत्यादि कर दें आप, वात्सल्य भाव इत्यादि, वात्सल्य भाव इत्यादि। अगला पॉइंट लिखें, देखिए चित्रों में प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया गया है। चित्रों में प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया गया है।
ठीक है। और रंगों का निर्माण इस प्रकार किया गया, इस प्रकार किया गया कि इसकी चमक आज तक बनी हुई है, कि इसकी चमक आज तक बनी हुई है। ठीक है, डन। इसकी चमक आज तक बनी हुई है ना। अब रंगों में देखोगे आप, जैसे गुलाबी रंग है, लाल है, हरा है, पीला है, इन सब रंगों का यूज उसमें, ठीक है। नीला रंग, ब्लू रंग का शायद ही उसमें यूज नहीं दिखाई पड़ता है ना, कहीं कहीं लिखा रहता है किताबों में। तो चमक अब हजारों साल के बाद, जबकि गुफा चित्र में भी चमक फीके पड़ जाते हैं, डाउन हो जाते हैं, बट उसकी चमक नहीं गई है भाई। 1400-1500 साल के बाद भी चित्रों की चमक बनी हुई है। तो रंगों का निर्माण किस प्रकार किया गया था, किस विधि से किया गया था? तो दो जबरदस्त आकर्षण है अजंता के, चित्रों के जो भाव हैं वो, और दूसरा रंगों का किस विधि से निर्माण किया गया, अब तक चमक बनी हुई है उसके। जब पहली बार भी मिला था तो बिल्कुल बहुत सही अवस्था में, जब 19वीं सदी के प्रारंभ में मिला था, एक अंग्रेज किसी यात्री को या अधिकारी थे, उसको मिला था अजंता के बारे में, तो चमक दो बड़ी बातें हो गई अजंता को लेकर। बाकी पहाड़ियों में ये सब बनाया गया वो तो कॉमन और भी जगहों पे मिल रहा है हमें। तो अजंता चित्रकला की चर्चा, तो जब आप हम लोग गुप्त काल की बात करेंगे तो क्या करेंगे, गुप्त काल वाले हिस्से को निकाल के लिखेंगे। अब देखो अजंता पे सवाल अलग से हो सकता है, अजंता चित्रकला पे आपसे सवाल पूछेगा तो उसका एक पूरा उत्तर हमने यहां पे तैयार कर दिया है। कला के क्षेत्र में गुप्तों का योगदान, तो गुप्तों वाला पहलू को इसमें से निकाल करके चित्रकला वहां पे आप लिख दीजिएगा। और अजंता का कलात्मक महत्व पूछेगा, एक तो अजंता में चित्रकला तो वो तो बता दिया, अजंता का कलात्मक महत्व पूछेगा तो चित्रकला तो आपको बता ही दिया। ठीक, चैत्य और विहार मैंने मौर्योत्तर काल में अजंता लिखवाया था, वहां आप देखिएगा हीनयानी और महायानी दोनों चैत्य और दोनों विहार में हमने अजंता का नाम, तो जो चैत्य की विशेषता और जो विहार की विशेषता है वहां से आप पुटअप कर देंगे। जैसे पूछेगा अजंता का क्या कलात्मक महत्व है, तो एक अजंता का हम कम से कम 3 तरीके से इस्तेमाल करेंगे मेंस में, 3 तरीके से इसके समीकरण बन रहे हैं। समझ में आ रही बात? जैसे नोट्स का जो हम लोग अरेंजमेंट करते रहते हैं, चलो थोड़ा आगे पढ़ाएंगे, उसके पीछे ये सारे बुद्धि लगा रहे होते हैं हम लोग। एक जगह हमने स्टडी किया, अजंता का कलात्मक महत्व पूछेगा तो आपको चैत्य, विहार, ठीक है, चित्रकला और मूर्तिकला। ठीक, अजंता चित्रकला पूछेगा तो सातवाहन काल से लेकर चालुक्य काल तक जो डेवलपमेंट हुआ पूरा, उसके बारे में वो भी लिखवा दिया। अब आपसे पूछेगा कला के क्षेत्र में गुप्तों का योगदान, तो इसमें से केवल गुप्त काल वाला पॉइंट्स निकाल लीजिएगा जब गुप्तों की बात करनी है। तो मैसेज क्लियर है ना सभी को? ठीक है, ये हो गया आपका अजंता, है ना। अजंता पे प्रारंभिक परीक्षा में भी जहां तक मुझे लग रहा है 2 प्रश्न आ चुके हैं अब तक पीटी में भी, और दोनों एक थोड़ा डिफिकल्ट था बट सॉल्व हो जाएगा, एक थोड़ा इजी था। ठीक है, कोई एक इजी था और एक थोड़ा डिफिकल्ट था। अजंता पे प्रश्न आ चुके हैं। अब हम चलते हैं बाघ की गुफाओं के बारे में भी 2-4 लाइन लिख लेते हैं। देखिए आप, बाघ की गुफाएं, ये मध्य प्रदेश के ना धार जिले में पड़ता है। बाघ की गुफाएं कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में, मालवा वाले क्षेत्र में, है ना। ठीक है, बाघिनी नदी के किनारे बताई दिया हमने। लिखें आप कि बाघ की गुफाओं से गुप्तकालीन बौद्ध विहार एवं भित्ति चित्रों के साक्ष्य मिलते हैं, एवं भित्ति चित्रों के साक्ष्य मिलते हैं।
ठीक है, बौद्ध विहार एवं भित्ति चित्रों के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक, नेक्स्ट लिखें, देखिए आप कि भित्ति चित्रों में बौद्ध विषयों के साथ साथ आम जनजीवन से संबंधित चित्रों को अधिक महत्व दिया गया है। आम जनजीवन से संबंधित चित्रों को अधिक महत्व दिया गया है। लिखें, जैसे जुलूस का चित्र, जुलूस मतलब लोग मसाल लेके चल रहे हैं, उसका उस तरह का एक चित्र है ना, भीड़ बहुत है उसमें दिखाया गया है ना, मतलब मैक्सिमम आम लोगों से संबंधित चित्र इसमें दिखाए गए हैं, बौद्ध के कम। इसी में कॉमा देके लिखे आप, हाथियों के झुंड का चित्र, हाथियों के झुंड का चित्र, कॉमा रंग महल का चित्र, रंग महल मतलब वहां बहुत सारी नर्तकियां जो हैं समूह में डांस कर रही हैं, उसको रंग महल नाम दे दिया गया है। ये फेमस चित्र है वहां का, रंग महल हो गया वहां का फेमस चित्र माना जाता है इसको। ठीक है, कॉमा देखे लिखे आप इसी में, लिखे पद्मपानी अवलोकितेश्वर का चित्र, पद्मपानी अवलोकितेश्वर का चित्र यहां पे मिल रहा है, अवलोकितेश्वर का चित्र। ठीक है, इत्यादि कर दीजिए आप, और यहां कुछ भी नहीं लिखना आपको, रंग वंग सब नॉर्मल इंफॉर्मेशन लेना था, हमने ले लिया यहां पे। ठीक है, तो इस प्रकार गुप्तकालीन कला पे आपसे बातचीत हो गई। ठीक है, अब एक रह गया लास्ट, धर्म। दो चार बातें हैं गुप्त युगीन धर्म के बारे में, लिखें आप। लिखें, इस काल में ब्राह्मण धर्म के साथ साथ बौद्ध एवं ब्राह्मण धर्म के साथ साथ बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित गतिविधियों की भी जानकारी मिलती है। जानकारी मिलती है। धार्मिक दृष्टिकोण से इस काल को सहिष्णुता का काल कह सकते हैं। इस काल को सहिष्णुता का काल कह सकते हैं। देख लिया आपने, सब मिलजुल के रह रहे हैं। अगला पॉइंट लिखें आप, गुप्त शासकों ने राज परिवार के स्तर पर ब्राह्मण धर्म को संरक्षण प्रदान किया। राज परिवार के स्तर पर ब्राह्मण धर्म को संरक्षण प्रदान किया, लेकिन धर्म के आधार पर किसी भी संप्रदाय के लोगों से भेदभाव नहीं किया।
धर्म के आधार पर किसी भी संप्रदाय के लोगों से भेदभाव नहीं किया। लोगों से भेदभाव नहीं किया। वो कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा कि ये बौद्ध धर्म वाला है, ये जैन धर्म वाला है जिसके साथ भेदभाव। सबका विकास तरक्की अपना चल रहा है, राज्य के द्वारा कोई बाधा उत्पन्न नहीं। कभी कभी ऐसा होता है। अगला पॉइंट लिखें, धार्मिक दृष्टिकोण से ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान को लेकर इस काल का महत्व है। महत्व है वैष्णव संप्रदाय की लोकप्रियता, वैष्णव संप्रदाय की लोकप्रियता न केवल भारत में बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में भी, दिखाई पड़ती है। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में भी दिखाई पड़ती है। ठीक है, डन। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में भी दिखाई पड़ती है। अगला पॉइंट लिखें, भक्ति एवं अहिंसा, को वैष्णव संप्रदाय में विशेष महत्व दिया गया। इस काल में विष्णु के अवतारों को भी महत्व दिया गया। तथा त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, त्रिदेव एवं हरिहर, ठीक, शिव यानी हर, हरि यानी विष्णु, है ना। त्रिदेव एवं हरिहर के रूप में भी, त्रिदेव एवं हरिहर के रूप में भी, ठीक है, इन देवताओं की पूजा की जाने लगी। मतलब पूजा की जाने लगी का मतलब लोकप्रियता बढ़ी। पहले से भी त्रिदेव तो वेदों से मिलता है हमें, वेदों में भी हमें ब्रह्मा विष्णु महेश के अलग अलग तरीके से प्रेजेंस मिल रहे हैं। मतलब इस समय लोकप्रियता बढ़ी है, अचानक से शुरू नहीं हुआ, आधार पहले से है। ठीक है, आधार पहले से मौजूद है। इस समय लोकप्रियता बढ़ी है त्रिदेव की। ठीक, और हरिहर है ना, हरि और हर, आप देखेंगे कुछ मूर्तियां मिलेंगी आपको, इसमें विष्णु भी हैं और शिव भी हैं। कुछ मूर्तियां मिलेंगी आप देखेंगे उसमें आधा शिव है और आधा पार्वती है, अर्धनारीश्वर। ठीक है, वो सब मूर्तियां भी आपको इस दौर में दिखने लगेंगे। अगला, इसके बाद देखें आप, ठीक है, वैष्णव संप्रदाय के साथ साथ शैव संप्रदाय सूर्य की उपासना, तथा
शक्ति की उपासना, ब्रैकेट में कर लेंगे देवी पूजा, शक्ति की उपासना को भी महत्व दिया गया। इस काल में इनके बारे में भी बहुत सारी जानकारी मिलेगी आपको। ठीक, अगला पॉइंट लिखें आप, पूजा पाठ की विधि में पूजा पाठ की विधि में कर्मकांडों का महत्व बढ़ा तथा पुराणों को आधार बनाकर अधिकाधिक धार्मिक गतिविधियों का संचालन होने लगा। ठीक है, धार्मिक गतिविधियों का संचालन होने लगा। तो इससे पहले क्या होता था कि वेदों को, उपनिषदों को आधार बनाकर सारी चीजें चलती थी। अभी क्या हुआ, पुराण साहित्य ना उसको आधार बनाकर अब पूजा पाठ। तो हिंदू धर्म की दो अवस्थाएं, एक माना जाता है वैदिक साहित्य पर आधारित और एक माना जाता है पुराणों पर आधारित। आज सबसे ज्यादा लोकप्रिय क्या है, पुराणों पर आधारित। कोई भी पूजा पाठ देखेंगे उसमें आप कहानियां वगैरह, ठीक है ना, तमाम तरह के पुराणों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, है ना। अभी नवरात्रा हुआ देखेंगे आप, उसमें भी फिर देवी पुराण की चर्चा खूब होती है उसके आधार पर, है ना। तो जो मंत्र वगैरह हैं, है ना, कुछ रहस्यमयी मंत्र वगैरह हैं, शक्तिशाली बीज मंत्र, ठीक है, कहानियां हैं, पूजा पाठ की विधि जैसे जैसे बताया गया पुराणों में, उसको आधार, पुराण एकदम से ऐसा नहीं, पीछे की किताबों को आधार बनाकर और लोगों को समझाने के लिए कहानियों के माध्यम से लिखा गया ताकि अधिक से अधिक लोगों तक बातें पहुंच पाए। ठीक है, तो इसको पुराणोक्त धर्म भी कहते हैं, मतलब इस काल में जो हिंदू धर्म है हमारा। इसी में लिखें आप, गुप्त योगिन धर्म की विशेषताएं आज भी बड़े पैमाने पर हिंदू समाज में प्रचलित है। गुप्त योगिन धर्म की विशेषताएं एक सवाल पूछा है अमित राज ने, स्थापत्य कला के अंदर मूर्ति आएगा? बिल्कुल आएगा, यदि वो मंदिर से जुड़ा हुआ है मूर्ति तो। ठीक, मंदिर के अंदर मूर्तियां तो स्थापत्य का पार्ट हो जाएगा वो। ठीक है, तो मूर्ति कला स्थापत्य कला का ही एक पार्ट माना जाएगा। अलग से केवल मूर्तियां बनाई जा रही फिर वो स्थापत्य कला का पार्ट, बट आप उसे ले सकते हैं लिखने के लिए थोड़ा बहुत। ठीक है, और भी कुछ लिखा है लेफ्ट साइड में बोर्ड पर, जो टाइम है उसे हटा दीजिए प्लीज। कहां टाइम लिखा हुआ है बोर्ड पे? लिखा रहता है क्या इस पे? अच्छा ये वाला, तो टाइम से क्या दिक्कत है तुम्हें? थोड़ा एक बार बच्चों को ले लेते हैं। और क्या लिखा है, मुझे भी साइंस टेक का क्लास, भाई मैं साइंस टेक थोड़ी पढ़ा रहा हूं सर जी। गूगल पर क्या देखना है इससे संबंधित? यस कोमल, आप गूगल पे जैसे अजंता पेंटिंग कर दीजिएगा आप, फेमस करके कुछ चित्र के बारे में, कुछ चित्र आ जाएंगे उसमें, राजकुमारी वाले, बुद्ध के उपदेश वाले, आप देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं आप। कला में आप गूगल का इस्तेमाल कभी कभी कर सकते हैं, बहुत टाइम खराब मत करिएगा आप। तो अब उस पीढ़ी में है जहां पूरी पीढ़ी बदल गई मुझे पढ़ाते हुए। ठीक है, कहने का मतलब 18 साल से ज्यादा हो गए मुझे पढ़ाते हुए, तो पूरी पीढ़ी बदल चुकी है। एग्जाम देखो, एक होता है ना कि बहुत ताम झाम से पढ़ाना, मतलब ताम मतलब बहुत, एक होता है एग्जाम को हिट करना। ठीक है, मैं पहले दिन पहले घंटे से जो पढ़ा रहा हूं एग्जाम को हिट करने के लिए केवल पढ़ाता हूं। कैसे एग्जाम को हिट करें हम लोग? हर चीज में ना टाइम टेकिंग बहुत होता है, ये देखो वो देखो, जैसे लगता है कि पता नहीं क्या कर रहे हैं हम।
अजंता का चित्र बनाने जा रहे हैं, ठीक है, आप थोड़ा उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसको आप बिल्कुल जैसे गंधार मूर्तियां हैं, एक दो मूर्ति देख ली आपने, मतलब आप देख सकते हैं, आप बिल्कुल देख सकते हैं, आप गूगल का इस्तेमाल कर सकते हैं कला वाले सेक्शन में, अच्छा लगेगा आपको। भीमबेटका के तो बहुत सारे चित्र मिलेंगे आपको, देखेंगे तो आप उसमें, अजंता के भी बहुत सारे चित्र हैं उसमें, मैं भी कभी कभी गूगल यूज करता हूं, ठीक है, कुछ देखना हुआ तो आप कर सकते हैं, अच्छा लगेगा आपको देख करके। बट कभी कभी एक बार देखा तस्वीर, क्योंकि उस तरह से मैं बना रहा हूं, बता रहा हूं आपको ना, जैसे अजंता आप खूब पढ़ेंगे, बट क्यों अजंता की इतनी चर्चा होती है, ठीक है, पर्वत श्रृंखलाओं में उसको भाई काट करके बनाया गया, डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट तो हिंदुस्तान में और जगहों पे बना है, अजंता ही क्यों, ठीक है, और भी जगहों पे बनाया गया वैसे डिफिकल्ट जगहों पे। तो जो चित्र की क्वालिटी है ना, उसके कारण चित्र में क्या होता है, रंग का संयोजन, भावों की अभिव्यक्ति, वो सब बहुत मायने रखता है, शारीरिक अनुपात वगैरह बहुत मायने रखता है। जैसे मान लो मेरा कोई चित्र बना रहा है, गर्दन भी जैसा था वैसा बना दिया, और पता चला नाक जो है बहुत लंबा, ठीक है, आंखें जो है ऐसे मछली के शेप में, जो एक चश्मी चित्र होंगे ना मध्यकाल में, वो ऐसे ही बनेंगे, एक तरफ से दिखेगा आपको, दूसरा आंख नहीं दिखेगा आपको उसमें, नाक ऐसे बना के, आंख बना करके, और इतना खूबसूरती से बना दिया जाएगा कि अकबर ही है, एक चश्मी कहते हैं उसको, ठीक है। तो संतुलन, शारीरिक अनुपात, ये सब बहुत मायने रखता है। चित्रकार को, मूर्तिकार को शरीर क्रिया विज्ञान की अच्छी समझ होती तभी बना पाता है, ठीक है, उसको एक अच्छी समझ होती, केवल ऐसा नहीं होता कि हाँ, उसको एक रेशियो की समझ होती, क्या रेशियो रखना है बनाने में, ठीक है। बौद्ध मंदिर, चैत्य को बौद्ध मंदिर कहते हैं, है ना, और टॉपिक खत्म हो गया है। ये कौन पूछ रहे हैं, कोई तो पूछ ही रहे हैं, अनुराग भाई को नमस्कार, मेरा भी नमस्कार है अनुराग भाई को, ठीक है। चलो अब तुम लोग का ले लिया हमने, हिंदू धर्म के आगे क्या है बताओ, कुछ नहीं है, सब कुछ धर्म ही है। यमुना की मूर्ति के साइड में, यमुना के साथ गंगा बताया था मैंने, ठीक है। आप लोग बस क्लास दोबारा देख लीजिएगा, देखिए आप ऑनलाइन करते हैं ना, कुछ भी छूट जाए आपका, आप इस तरह से मत लिखिए ना, आप दोबारा एक बार और सुन लीजिए आप। बट ऑनलाइन वाले बच्चों के पता नहीं, शायद दो दो क्लासेस चलती है, तीन तीन क्लासेस चल रही हैं उनके अभी, है ना, कुछ ऐसा है उनका ना। कितनी बैचें चलती हैं उनकी, चार चार भी चल रही हैं। क्या कोई दुश्मनी है क्या उन बच्चों से, पैसा कम लिए इसलिए चार पढ़ाए जा रहे हैं, नहीं, क्योंकि ऑनलाइन है, समय उनका बच जाए। देखो कभी कभी जैसे चार क्लासेस चल रही हैं आपकी, मैं अपने अनुभव से एक अनुभव शेयर कर रहा हूं, कभी हो सकता है आपके भी 3 क्लासेस चल जाए, कभी मान लो आपके तो नहीं चलेंगे, आपके नहीं चलने वाले, मैक्सिमम 4 घंटे चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको क्या डिसीजन, चारों क्लासेस आप अटेंड करेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे आप। अब अपने चॉइस के हिसाब से कोई एक आधा क्लास को थोड़ा रुक करके देख लीजिएगा, उन बच्चों को सुझाव है, क्योंकि आप जब टीचर को सुने तो ध्यान से कुछ कुछ हासिल भी तो करना है हमें उसमें। तो रिकॉर्डिंग की सुविधा तो आपके पास है ही ना, रिकॉर्डेड क्लास, तो थोड़ा गैप देकर के फिर करिएगा। कभी भी लगातार करेंगे तो कुछ आप अपने दिमाग में बैठा नहीं पाएंगे, प्लान नहीं कर पाएंगे आप। 3 घंटे 4 घंटे की क्लास बहुत हो जाती है, क्योंकि आप मेंटली प्रिपेयर होते हैं इसलिए है। अब कोर्स टाइम पे कंप्लीट कराना है तो ऑब्वियस है, या जो टीचर की क्लासेस चल रही हैं, बच्चों की क्लासेस रह न जाए, ठीक है। बट आप अपने हिसाब से बच्चों को उसमें चॉइस करना चाहिए कि हम कौन सी क्लास कब करें, नहीं करें। बीच में किसी एक को किया और छोड़ा, ये काम मत करना, जिसको करना उसको पूरा करना, ताकि उसका फ्लो बना रहे, ठीक है। तो ये करना चाहिए, कॉल लेना चाहिए बच्चों को हमेशा, मतलब थोड़ा रुक करके 4 घंटे के बाद फिर उस क्लास को देख लेंगे हम 2 घंटा, ताकि जो भी हमने किया उसको हम पढ़ लें, उसको रिवीजन कर लें, उस पर पकड़ बना लें हम, ठीक है। ये मेरा निजी सुझाव है, ठीक है, इसको आप प्रबंधन में मत रख दीजिएगा सर ने ऐसा कहा, ठीक है, बोलेंगे सर आप, ठीक है। बच्चे जो इस तरह की बात, मतलब मैं एज ए स्टूडेंट रख करके बता रहा हूं आपको, मैं आपकी जगह हूं और आज वाला अनुभव हो तो 4 घंटे से ज्यादा कभी भी लगातार नहीं करूंगा मैं, या 5 घंटे मैक्सिमम, उससे ज्यादा लगातार नहीं करूंगा मैं।
एक दो दिन हो तो बात चलेगी, ठीक है। फिर क्या करूंगा, रुक करके उसको पढ़ेंगे थोड़ा गैप लेने के बाद, 4-5 घंटे के बाद, क्योंकि पुराने हिस्से को पढ़ लिया, समझ लिया, देख लिया, ठीक है। नहीं कवर हो पा रहे तो थोड़ा रुक करके फिर बाद में करेंगे उसको हम, ठीक है। इस तरह से उसको हम कवर करेंगे हम, ठीक है। अब एक बार हम लोग बस थोड़ा सा इसको ऐसे नॉर्मली ब्रीफ कर लें और फिर क्वेश्चन की बात कर लें छोटा मोटा। हम लोगों ने गुप्त काल में जो कुछ भी पढ़ा, राजनीतिक इतिहास समझ में तो आया सभी को, वंशावली, पतन, प्रशासन से संबंधित जो प्रमुख बातें, हर बार समझाता हूं आपको, राजनीतिक इतिहास से मुख्य परीक्षा में सीधे सवालों की दूर दूर तक संभावना नहीं है, सिलेबस एकदम उससे अलग है मुख्य परीक्षा में। लेकिन राजनीतिक इतिहास बहुत हेल्प करता है राइटिंग में, मुख्य परीक्षा में भी। प्रारंभिक परीक्षा के मकसद से इसको पढ़ाया जाता है। सामाजिक आर्थिक इतिहास अब प्राचीन काल में कुछ है नहीं, जो पढ़ना था हम लोगों ने बुद्ध काल तक पढ़ लिया, थोड़े बहुत चेंजेस हम लोग बढ़ते जा रहे हैं अब हम लोग, ठीक। ये कवर कर लिया हमने। ये भी सांस्कृतिक इतिहास का पार्ट माना जाता है, बट अलग से सांस्कृतिक इतिहास में आपने देखा होगा हम लोगों ने स्थापत्य की बात की। स्थापत्य में आपने नोटिस किया ही होगा, विहार के बारे में, स्तूप के बारे में और मंदिर के बारे में। मंदिर पे भी सेपरेट क्वेश्चन आ सकते हैं, गुप्त युग इन मंदिरों पे टिप्पणी करें, कोई भी सेक्शन उठा के आपसे पूछा जा सकता है। स्थापत्य पे आ सकते हैं सवाल। फिर हम लोगों ने मूर्तिकला भी साथ साथ देख लिया, फिर हम लोगों ने चित्रकला की भी बात कर ली, ठीक है। ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आपका सांस्कृतिक इतिहास भी था। एक सवाल पूछा है 2000 मेरे ख्याल में 21 या 22 में सवाल आया था कि गुप्त काल और चोल काल का सांस्कृतिक योगदान बताएं, सांस्कृतिक योगदान और विरासत को बताएं। क्वेश्चन लिखिए आप। लिखे कि गुप्त काल के सांस्कृतिक योगदान एवं विरासत को बताएं। गुप्त काल के सांस्कृतिक योगदान एवं विरासत को बताएं, ठीक। मैंने कहा था आपको, दोबारा मैं आज समझा दूंगा आपको यहां पे, है ना, एक बार। अब पहले हम लोग क्या करते हैं, सांस्कृतिक योगदान को यहीं पे देख लेते हैं। अभी हमने पढ़ा ही है, तरोताजा है, फ्रेश से एकदम मामला, ठीक है, फ्रेस्को की तरह। सांस्कृतिक योगदान, कल्चरल कंट्रीब्यूशन, जैसे पूरी कला की विकास यात्रा है, गुप्तों से पहले और गुप्तों के बाद, ठीक। कोई मौलिक चीज की शुरुआत हो रही है तो वो वैसे ही योगदान हो जाता है, ठीक है। और कुछ परिवर्तन हो रहा, विकास हो रहा, वो भी योगदान हो जाता है। तो हमने क्या कंट्रीब्यूट किया है ना, योगदान। अब जैसे हम लोग स्थापत्य की बात कर ले, मान लीजिए स्थापत्य में आप क्या लिखेंगे, आप कि भाई आप लिखेंगे यहां पे कि विहार स्तूप निर्माण की परंपरा जारी। ये गुप्तों का मौलिक योगदान नहीं है, चल रही है, एक लाइन में हम निकल जाएंगे कह करके, ठीक। बट मंदिर स्थापत्य पे अब आपकी श्रद्धा भक्ति है, ये प्लानिंग होता है बेसिकली, कितने शब्दों में लिखना है, कितना शब्द खर्च कर सकते हैं हम। मंदिर स्थापत्य को, उसको एक निश्चित आकार देने में गुप्त काल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान। समझ में आ रही है बात। हम विहार और स्थापत्य को एक लाइन में लिख के निकल जाएंगे योगदान में, ठीक। बट मंदिर स्थापत्य के बारे में अब जितना हमारे पास, चूंकि सांस्कृतिक योगदान बड़ा टॉपिक हो गया अपने आप में, तो मंदिरों की बात करेंगे तो वहीं रुक जाएंगे फिर तो हम, ठीक है। तो 2-3 लाइन में हम लोग यहां पे मंदिर स्थापत्य से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषताएं, जैसे कि 2-4 बातें बता दी, गर्भगृह, शिखर, अम्लक, है ना, प्रदक्षिणा पथ इत्यादि। और इसी दौर में इन विशेषताओं से युक्त मंदिरों का भी निर्माण बड़े पैमाने पर, जैसे
कहानी खत्म 3-4 लाइन में। मैं क्यों घटा बढ़ा लेता हूं? क्योंकि मुझे अनुमान तुरंत लग गया कि संस्कृति में बहुत सारी बातें लिखनी है मुझे। ये कब होगा आपसे? जब केवल आप प्रैक्टिस करेंगे। अभी आपको सीखना है, पढ़ना है, कर सकते हैं आप, लेकिन अभी बहुत ज्यादा नहीं कर पाएंगे। अभी आपसे मैं बार बार क्या कहता हूं, याद रखिए, घर पे रोज 2-4 पेज लिखिए, 2-4 पेज लिखिए। क्लासेस के बाद जब केवल प्रैक्टिस टाइम होगा आपका, ऑटोमेटिक आप सारे एडजस्टमेंट वगैरह बेटर कर लेंगे। हर दिन आपको नई नई बातें सीखनी है, ठीक है। याद रखिए, क्लास के शुरू में हमने एक एग्जांपल दिया था बाइक ड्राइविंग वगैरह का। परफेक्शन एक बार में आया था क्या? नहीं आया था ना। बट एक ही बाइक चला रहे हैं तब तो जाके महीने 2 महीने में परफेक्शन आता है ना, 3 महीने में। यहां तो रोज बाइक बदल रहे हैं। अब क्लास में क्या होता है, रोज बाइक बदल रहे हैं, तो कैसे आप परफेक्शन आप उम्मीद करते हैं आप, है ना। बट समझते चलिए आप, ठीक। स्थापत्य की बात हो गई, चित्रकला की बात कर ले हम लोग सांस्कृतिक योगदान में, ठीक है। आप देखेंगे कि चित्रकला के विकास के दृष्टिकोण से इस काल का बहुत महत्व है, और अजंता की जो बहुत सारे महत्वपूर्ण चित्र हैं उसका निर्माण इसी काल में, जैसे 1-2 बात हमने बता दी उसमें से लेकर के। इन चित्रों में जो रंगों का संयोजन है, जो इनके मनोभाव हैं, वो अद्भुत हैं। हम इससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं योगदान में। हम खर्च करना समझते हैं ना, आपके पास और आपको शब्द, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बात रखनी है, कंट्रीब्यूशन, ठीक। अब बाघ चित्रकला है, अब यहां बताएंगे कि लोक चित्रकला के दृष्टिकोण से, ठीक है, बड़ी संख्या में चित्रों का निर्माण बाघ की गुफाओं में, ये भी एक यूनिक बात हो गई। इससे पहले हम लोक चित्रकला की बहुत बात नहीं कर रहे हैं, कर भी रहे हैं तो नया क्या हुआ, जैसे अजंता पहले से था तो नया क्या हुआ उस पर बल दे दिया हमने। दिमाग में एक फ्रेम बनाना, कंट्रीब्यूशन को कैसे प्रेजेंट हम, जैसे अभी त्योहार का मौसम है, मान लीजिए जो लोग दीपावली सेलिब्रेट करते हैं, घर में तैयारियां चल रही होंगी दीपावली के लिए, ठीक है, आप क्या योगदान दे रहे हैं उस तैयारियों में? मैं एक बात कर रहा हूं, कुछ दे रहे हैं क्या? नहीं दे रहे ना भाई, यहां मौजूद है तो सब लोग योगदान। आपने क्या किया? तो भाई साफ सफाई का जिम्मा आपने ले लिया। आपने क्या किया? पूजा की जिम्मेदारी आपने ले ली। आपने क्या किया? कुछ एक और। आपने क्या कंट्रीब्यूट किया? कंट्रीब्यूशन का मतलब पहले समझिएगा आप एक बार। कला के क्षेत्र में चला तो आ रहा है, गुप्तों के काल का क्या कंट्रीब्यूशन है, इस काल की कौन सी बातें हैं। तो मान लो साफ सफाई कोई और कर रहा है तो आपने थोड़ा हाथ बटा दिया तो आपका भी कंट्रीब्यूशन हो गया, और पूरी तरह से आप ही ने किया तो पूरा आपका कंट्रीब्यूशन हो गया। तो जो चीजें चली आ रही हैं, विहार स्तूप, उसमें ज्यादा कुछ और नीचे चला गया तो क्या कंट्रीब्यूशन, छोड़ भी दो तो चलेगा। छोटी छोटी बातों को भी राइटिंग में प्लान किया जाता है कि हम क्या कैसे प्रेजेंट करें। कॉमन बातें, कॉमन सेंस की बातें होती हैं। एग्जामिनर इतने परिपक्व होते हैं कि वो बहुत आराम से चीजों को रिसीव करते हैं कि स्टूडेंट किस तरह से किसी बात को बता रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है सभी को ना? इसी बार मेंस में कला के क्षेत्र में 2-2 योगदान पूछा। बात वही है, योगदान का मतलब कॉन्टेक्स्ट हो जाता है, ठीक। थोड़ा एक बार सुन लिया, रिकॉर्डिंग आपके पास है, सुनेंगे आप और समझ में आएगी बात, इसलिए दूसरा एग्जाम्पल दिया दीपावली वाला, ठीक है। चित्रकला पे हमने 2, 3, 4, 5 लाइन में बात खत्म कर दी हमने, ठीक। स्थापत्य हो गया आपका, चित्रकला हो गया, मूर्तिकला। अब मूर्तिकला में देखो बहुत कुछ नया तो है नहीं बौद्ध जैन को लेकर के, तो इंपॉर्टेंट लेकिन क्या है, ब्राह्मण धर्म से संबंधित। इस काल में हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म से संबंधित मूर्तियों का बड़े पैमाने पर निर्माण, और मूर्तियां उन सभी विशेषताओं से युक्त जो आज भी हमें मूर्तियों में दिखाई, जैसे विष्णु एवं शिव की मूर्ति हमने कर दिया। लिखना हो दिखाता लाइन, आप चाहें तो देखो गंधार कला, मथुरा कला में धातु की मूर्तियों के साक्ष्य थोड़ी मिल रहे हैं हमें,
बट गुप्त काल में एक विशालकाय बुद्ध की मूर्ति मिल रही है भागलपुर से। तो आप बता सकते हो, मेहरौली में चंद्रगुप्त का लौह स्तंभ भी मिला है, तो आप बता सकते हो कि न केवल मूर्ति कला बल्कि धातु से संबंधित कला में भी इस क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण योगदान या उपलब्धियां रही हैं, जैसे लौह स्तंभ, बुद्ध की प्रतिमा। तो मैं चुन करके वही पॉइंट ले रहा हूं जो इनके कंट्रीब्यूशन को हाईलाइट, इतने पॉइंट चूंकि हमने सारा फोकस कंट्रीब्यूशन पे रखा है, अभी पूरा संस्कृति नहीं किया, बट 60% नंबर कहीं नहीं जाते हैं। हम लिख तो बहुत देंगे, बट कितनी बातें हम बता पा रहे हैं वहां पे जो पूछा जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट होता है। बात पहुंच रही है क्या आप लोगों तक? पहुंच तो रही होगी। हमने क्या कहा, फ्रेश है ना, ताजा है, अभी 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 पढ़ा है हमने, तो लिंक करना ज्यादा आसान होता है मेरे लिए भी। टाइमिंग का मैं भी इंतजार करता रहता हूं कब कौन सी बात बतानी है। ठीक, तो ये हो गया कला के क्षेत्र में गुप्तों का। अब यही पूछते हैं गुप्तों का कला के क्षेत्र में योगदान बताएं, तो ये सब लिखते ही लिखते हैं। प्लस आप थोड़ा बहुत संगीत, नृत्य वगैरह भी, आप शिल्प वगैरह भी लिख के छोड़ सकते हैं, जो हमने समझाया आपको एक लाइन में। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कला की बात हो गई, धर्म के क्षेत्र में क्या योगदान है, सांस्कृतिक योगदान में, तो उसकी भी बात हो जाएगी। 2-3 लाइन उसमें बता दीजिए क्या योगदान है। एक सहिष्णुता की परंपरा बनी रहे, जरूर बताइएगा। ये समझिएगा हमारे संविधान का और हमारे समाज की आत्मा है, ये मिलजुल कर रहना। कभी भी मौका मिले तो राइटिंग में चूकना नहीं है आपको। हम जब लिखते हैं तो एक प्रशासक का कलम चल रहा है वो, ठीक, आपको समझने में बहुत सारी चीज समझने की जरूरत नहीं है आपको। हम अपनी राइटिंग में इन सब बातों का ध्यान रखते रहते हैं, हम लोग क्या लिखा रहे हैं आपको। हम एग्जामिनर बहुत तरह से चीजों को रिसीव करता है, लिखने के साथ साथ आपकी पर्सनालिटी भी उससे रिफ्लेक्ट हो रही होती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हमेशा लेंस लगा के ये लिखा नहीं लिखा। ज्यादातर सीनियर ब्यूरोक्रेट्स जीएस की कॉपी चेक करते हैं, परमानेंट जो उस तरह के एक्सपर्ट जर्नलिस्ट होते हैं, ट्रेंड लोग होते हैं, वो एकेडमिक वाले नहीं होते हैं ये वाले। हाँ अच्छा, इसने मेरी किताब पढ़ी कि नहीं पढ़ी, मेरी किताब से नहीं लिखा, छोड़ो इसको, ये नहीं होता मामला। तभी तो हर बैकग्राउंड के बच्चे इस एग्जाम में जाके अच्छा करते हैं, हर सब्जेक्ट में। वो उनका नजर हमेशा जो पूछा, और प्लस जिस सेवा के लिए जा रहे हैं उससे उलट जाकर कुछ उल्टा पुल्टा बात तो नहीं कह दे रहे हैं आप। एक दो भी उल्टा पुल्टा बात वैसे दिख गया ना, पता ही नहीं चलेगा आपको पनिशमेंट कब मिल गया नंबर में। इसलिए क्लास में हम लोग जब भी पढ़ाते हैं या कुछ बात भी करते हैं, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल, हमेशा एक प्रशासक के नजरिए से, एक संविधान सम्मत तरीके से कोई बात, ताकि सुनते सुनते आपको वो आदत बनी रहे कि हम इस तरह से सोचना है, बात करना है, वो बन जाता है। केवल इतिहास से ही नहीं बल्कि ऐसे बिल्ड होता रहता है थॉट, आदत में आ जाएगी, निबंध में, बातचीत में, इंटरव्यू में सब रिफ्लेक्ट होगा आपका वो। ठीक है, धर्म की बात हमने कर ली यहां पे, है ना। अब भाषा साहित्य भी तो है सांस्कृतिक योगदान में। संस्कृत भाषा के विकास के दृष्टिकोण से बड़ा महत्व है। एक किताब लिखवाना भूल गया था मैं, वो अभी याद आ रहा है मुझे। जैसे अमर सिंह का अमर कोश व्याकरण पे किताब है, चर्चा तो की थी बट मैंने लिखवाया इनके सांस्कृतिक योगदान में। संस्कृत व्याकरण पे बहुत फेमस किताब है, आज बच्चों को पढ़ाया जाता है। आज किसी को पाणिनि और पतंजलि की किताब नहीं पढ़ाई जाती है, अमर कोश बेस पढ़ाया जाता है। अमर कोश को बेस बनाकर बहुत सारी चीजें बताई जाती है संस्कृत में। ठीक है, आपको याद होगा ना, नौ रत्न में एक अमर सिंह भी थे। ठीक, एक अमर सिंह थे समाजवादी पार्टी के नेता, जब आप बहुत छोटे रहे होंगे, अब दुनिया में है नहीं वो रहते थे तो राजनीति में अलग ही मनोरंजन होता था। ठीक है, तो साहित्य के क्षेत्र में और क्या योगदान आप बताएंगे आप? तो बहुत कुछ कहने के लिए आपके पास, नाटक साहित्य में, ठीक, काव्य साहित्य में, वैज्ञानिक साहित्य में, धार्मिक साहित्य में, सब तो गुप्त काल का योगदान है। सुन पा रहे हैं सभी लोग? ये हो गया आपका सांस्कृतिक योगदान। सांस्कृतिक योगदान एवं विरासत को बताएं।
विरासत का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो चीजें प्रवाहित होती, यानी ये सारी विशेषताएं बाद वाले कालों में, परवर्ती कालों में और आज भी कहां कहां मौजूद है। जैसे आप देखेंगे नाटक साहित्य की बात करें हम लोग, ठीक है, मतलब आज भी जो क्लासिकल नाटक होते हैं ना, क्लासिकल जो पुराने नाटक सब हैं, है ना, इन सब नाटक को परफॉर्म किया जाता है। आप देखेंगे ज्यादातर नाटक सिनेमा आज भी सुखांत होते हैं। केवल नाटक की बात कर ले तो इन धर्म ग्रंथों का आज भी उतना ही महत्व है। आज ये आधार स्तंभ है। क्या करना है, उन बातों को वर्तमान समय से योगदान लिखते लिखते जोड़ देना। ठीक, उन बातों को, जो चीजें आज प्रचलित हैं, जिसका आज महत्व है, योगदान बताते बताते अंतिम के एक दो लाइन में कहीं कहीं मेंशन कर देना। और मेंशन करके अंडरलाइन करेंगे संस्कृति और विरासत। आप एक साथ संस्कृति बताएंगे, विरासत बताएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको। बता सकते हैं ये संस्कृति की योगदान है और ये विरासत है, लिख सकते हैं आप अलग अलग भी, साथ साथ बता सकते हैं विरासत आप। मंदिर स्थापत्य निर्माण की परंपरा आज भी भारत में जारी है, परवर्ती कालों में भी। आगे यह नागर शैली के रूप में विकसित हुआ और आज भी यह परंपरा जारी है। अब एक लाइन अंडरलाइन कर दिया, ये हो गया विरासत। ठीक है, सुन पा रहे सभी लोग? जो चीजें बाद के कालों में और आज वर्तमान, इवन बाद के काल में, वो भी विरासत कहलाएगा। आज तक है तो बहुत अच्छी बात है। सुन पा रहे हैं ना? देखो, एक होता है टेक्निकल परिभाषा, एक होता है दिमाग क्या चलेगा आपका। जो मैं बता रहा हूं, दिमाग उसी तरह से सोचेगा, वही काम करेगा। स्टूडेंट किस मेथड में सोचे, ताकि हम आसानी से विरासत। अच्छा, बाद की कालों में कब लिख पाएंगे? जब बाद के काल को पढ़ेंगे तब तो समझ पाएंगे, अभी तो पढ़ा तो है नहीं आपने। तो जो चीजें बाद के कालों में भी प्रचलित रहती है या आज तक भी, उसे हम, वो हो गया विरासत। क्लियर ना? परवर्ती कालों में भी प्रचलित है और आज तक हम, तो उसको हम कहते हैं विरासत। ठीक है, चल रहा है इधर चैट चल रहा है। मेरे को लगा ऐसा कैसे बोल रहे हैं। ठीक है, बड़ी जल्दी तुम उठ जाती हो। फालतू का नहीं बोलती हूं प्रिया। ठीक है सर, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट, फ्यू मिनट लेफ्ट। क्या कर लोगे रोहित? मैं काम की बात बता रहा हूं, पूरा कर लो। ठीक है, जैसे आप किसी धर्म स्थल पे जाइए, मान लीजिए बहुत सारे मंदिर हो, तो होता ना, हर मंदिर में मत्था मत टेकिए आप। किसी एक मंदिर में रुक के बैठ भी जाइए आराम से, पता ही नहीं चलेगा किस मंदिर में गए और किस मंदिर में। कुछ वैसी ही क्लास चल रही है, ठीक है ना। जहां एक जगह मत्था ठीक से टेक लीजिए आप, कुछ आशीर्वाद ले लीजिए वहां पे। जब रात में सोने जाए तो सोचिए कि आज हमने क्या सीखा। कुछ भी याद आए तो दिन आपका सार्थक रहा, नहीं याद आए तो बेकार है फिर आपका दिन। बात समझ में आ गई सभी को ना? तो हमने इसी बहाने आपका पूरा एक लाइन थोड़ा सा और मैं ऐसे ऐड कर देता हूं, सवाल नहीं आएगा, ये थोड़ा डिबेट है। गुप्त काल को कुछ इतिहासकार गोल्डन एज कहते हैं। लिखिएगा कुछ भी मत, हिंदी में इसको कहा जाता है स्वर्ण युग। लिखना कुछ भी नहीं है, बस केवल सुन लीजिए आप। लास्ट में 2 मिनट बोल रहा हूं आपको मैं ना। देखो, स्वर्ण युग का यह मतलब नहीं है कि एकदम समृद्धि का युग है और सबका जीवन बहुत अच्छा है। स्वर्ण युग का मतलब होता है एक तरह से किसी काल के बारे में, जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में विकास का मापदंड, विकास के उन ऊंचाइयों पर पहुंच जाए जिससे आगे उसका प्रभाव दिखे या उससे उसकी तुलना हो। जैसे धार्मिक साहित्य के क्षेत्र में, नाटक साहित्य के क्षेत्र में, वैज्ञानिक साहित्य के क्षेत्र में, मंदिर स्थापत्य के क्षेत्र में विकास के पैमाने को प्राप्त कर रहा है गुप्त काल। यदि स्वर्ण युग से आशय समृद्धि का काल है, सबके जीवन में समृद्धि,
इतिहास का कोई ऐसा काल नहीं होता है जिसमें सबकी आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर रही हो ना, तो आज का काल है 21वीं सदी का काल। स्वर्ण युग से आज से यदि जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में विकास के मापदंड से है, तो कुछ क्षेत्रों में गुप्त काल निश्चित तौर पर प्रगति का काल रहा है जैसे, और फिर ऐसे करके इस तरह की बातों को प्रेजेंट हमने रास्ता बता दिया क्या होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि नहीं आना चाहिए, बट स्वर्ण युग को कभी कभी कल्चर से कनेक्ट कर दिया जाता है, और कल्चर ड्राइविंग सीट पे होता है हमेशा यूपीएससी में। लिखना यही है आपको, बस स्वर्ण युग को कैसे बताना है बता दिया हमने आखिरी के 2 मिनट में। टाटा बाय बाय बाकी बच्चों के लिए, और आप सब कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए मुझसे। थैंक यू।